Hello students, today we are going to study learning and memory in cognitive psychology. Cognitive psychology तो आपको पता ही है, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, जिसमें हम कॉग्निशन यानी संज्ञान को स्टडी करते हैं. लर्निंग यानी कि सीखना और मेमोरी यानी कि स्मृति. सो कॉग्निशन में कैसे कैसे ये सब होता है हम एक एक करके पढ़ते हैं. सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी होती क्या है. सो कॉग्निटिव साइकोलॉजी स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस. तो जो हमारे मस्तिष्क में जो भी प्रोसेस चल रहे होते हैं, हमारे दिमाग में जो भी प्रोसेस चल रहे हैं, तो कुछ भी हो वो सब जो है कॉग्निटिव साइकोलॉजी में स्टडी होते हैं. जैसे कि हम लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, वो भी कॉग्निटिव साइकोलॉजी में आती है. परसेप्शन, उसकी भी स्टडी जो है कॉग्निटिव साइकोलॉजी में होती है. अटेंशन, उसकी भी स्टडी कॉग्निटिव साइकोलॉजी में होती है. आगे हम उसके डोमेन्स पढ़ेंगे. तो नटशेल में हमारे मेंटल जितने प्रोसेसेस जितने भी हैं वो सब कॉग्निटिव साइकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि जो हमारा बिहेवियर है, जो हमारा व्यवहार है, वो मेंटल प्रोसेसेस की वजह से होता है. जैसा मेंटल प्रोसेस होगा वैसा ही हमारा व्यवहार होगा. जैसे कि आपने कोई डॉग देखा, अगर आपको डॉग से डर नहीं है, प्यार है, तो आपका व्यवहार कैसा होगा? आप उसको प्यार करने लग जाएंगे. लेकिन वही अगर आपके दिमाग में डर है तो डॉग को देखते ही आप भाग जाएंगे, आपका व्यवहार चेंज हो जाएगा. तो इस तरह से हमारे हर मेंटल प्रोसेस से हमारा व्यवहार चेंज होता है. इसलिए हम मेंटल प्रोसेसेस को कॉग्निटिव साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं. जो हमारे इंटेंशंस हैं, जो हमारे गोल्स हैं, जो हमारे प्लान्स हैं, जो भी हमारे मेंटल फिनोमिना है, वो सब हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं. इन सब का प्रभाव हमारे व्यवहार पे पड़ता है. तो हम शुरुआत से स्टडी करते हैं कि शुरुआत में लोग क्या सोचते थे. जब शुरुआत में लोगों का ये मानना था, दो तरह की अप्रोच थी. एक नेटिविस्ट थी और दूसरी एम्पिरिसिस्ट थी. जो नेटिविस्ट थे उनका ये मानना था कि जो नॉलेज है वो इन्नेट कैरेक्टरिस्टिक्स है. इन्नेट कैरेक्टरिस्टिक का मतलब यह हुआ कि वो पैदाइशी होती है. आप कह सकते हैं एक तरह से कि भाई गॉड गिवन है तो है, नहीं है तो नहीं है, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है. लेकिन जो एम्पिरिसिस्ट थे उनका ये कहना था कि नहीं, जो नॉलेज है दैट कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस. नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस. जो भी आपको नॉलेज मिलती है वो तजुर्बे से, आपको अनुभव से प्राप्त होती है. तो ये दो अलग अलग अप्रोच थी. फिर कुछ उस टाइम में स्टार्टिंग में जो उस टाइम के फिलोसफर्स थे, जैसे अरिस्टोटल और प्लेटो, जो आप लोगों ने नाम तो सुना होगा इनको. अरिस्टोटल को हिंदी में अरस्तु कहते हैं और प्लेटो को प्लातो कहते हैं. तो जो अरिस्टोटल और प्लेटो थे, इनके भी अपने विचार अलग अलग थे. जो प्लेटो था उसका ये कहना था कि जो है ब्रेन में यानी मस्तिष्क में जो है नॉलेज रहती है. लेकिन अरिस्टोटल का कहना था कि नहीं, ये जो नॉलेज है ये हार्ट यानी हृदय में रहती है. तो जो अरिस्टोटल जबकि प्लेटो का शिष्य था, लेकिन वो अपने गुरु की बात से सहमत नहीं था. यानी कि शुरुआत से लोगों के अलग अलग विचार रहे हैं कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी में क्या कैसे होता है. फिर ये मैंने आपको पुरानी बात बताई बीसी के टाइम की. फिर जो रेनेसां पीरियड है, रेनेसां जिसे हिंदी में पुनर्जागरण काल भी कहते हैं, तो रेनेसां पीरियड में मतलब तकरीबन 15वीं-16वीं शताब्दी के आसपास, तब तक जो है दो तरह के विचार आ गए. एक था मुंडस सेंसिबिलिस, यानी कि जो हमारे पांचों सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जैसे कि आईज, ईयर, नोज, टंग और स्किन, यानी कि आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, इनके जरिए जो है हमको सारी नॉलेज मिलती है. और दूसरा था मुंडस इंटेलेक्चुअलिस ड्यूस. ड्यूस का मतलब जो है लैटिन में जो है होता है गॉड. गॉड यानी भगवान. तो उनका ये कहना था, जो मुंडस इंटेलेक्चुअलिस थे, कि भाई ये तो गॉड गिवन है. तो कुछ कुछ वही जो नेटिविस्ट और एम्पीरियस्ट जैसी मिलती जुलती बात, थोड़ा टर्मिनोलॉजी में चेंज हो गया. फिर उसके आगे चलेंगे रेनेसां पीरियड के बाद में,
तो धीरे धीरे जो है कॉग्निटिव साइकोलॉजी में एक्सपेरिमेंट शुरू हो गए। तो जो वर्ल्ड की फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी जो है वो 1879 में लीप्जिग जर्मनी में विल्हेल्म वुंड ने बनाई थी। एक्चुअली ट्रूली स्पीकिंग जो पहली लेबोरेटरी जो है 1875 में अमेरिका में विलियम जेम्स ने बनाई थी, लेकिन वो टीचिंग और डिमॉन्स्ट्रेशन के पर्पज से थी, रिसर्च के पर्पज से नहीं थी। तो रिसर्च के पर्पज से पहली जो है लेबोरेटरी जो बनी थी वो साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ मैं, वो 1879 में लीप्जिग जर्मनी में विलियम वुंड ने बनाई थी। इसके बाद में दूसरी जो है इसके और जो है 4 साल बाद जो है 1883 में जो स्टैनले जी हॉल था उसने जो है लंदन में बनाई थी, लेकिन पहली जो है वो विलियम वुंड की थी। तो और जो है एक्सपेरिमेंट्स होने लग गए। फिर जो 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में यानी कि 1900 के शुरुआत जहाँ से हुई, बिहेवियरिज्म ने जो है जोर पकड़ा था। तो जो बिहेवियरिज्म वाले थे उनका ये कहना था कि भाई जो ब्रेन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर क्या चल रहा है वो तो हम नहीं देख सकते हैं, तो हम स्टडी कैसे करेंगे, हम तो जो दिखाई देगा उससे स्टडी करेंगे। तो उन्होंने जो है कहा कि जो व्यवहार यानी बिहेवियर दिखाई देगा उसको स्टडी करो और वही जो है हमको नॉलेज देगा। लेकिन फिर जो 1950 के या 1950s के आते आते काफ़ी जो है डेवलपमेंट हुए साइंस के, जिससे ऐसी मशीनें बनी जिससे कि हम ब्रेन के फंक्शंस को देख सकते थे, जैसे कि सीटी स्कैन है यानी कि कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन, एमआरआई है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एफएमआरआई है फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये सब जो है इस टाइप की जो है डेवलपमेंट हुई जिससे हम ब्रेन को स्टडी कर सकते थे। तो अब वो जो है ऑब्जेक्शन नहीं रहा कि भाई ब्रेन में क्या है वो तो हम स्टडी नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम खाली बिहेवियर को स्टडी करेंगे। तो इसलिए 1950s ऑनवर्ड्स जो है रुझान लोगों का फिर से शुरुआत हो गया ब्रेन की स्टडी की तरफ, आइडियाज़ की स्टडी, कॉग्निटिव प्रोसेसेस की तरफ जो है आने लगा। तो जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी के जो मेन डोमेन्स हैं वो है ह्यूमन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो ह्यूमन इंटेलिजेंस इसको तो आप जानते हैं आईक्यू के नाम से कहते हैं, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। तो वो आदमी के जो है डिफरेंट फंक्शनिंग जो है अलग अलग एरिया में कैसी है वो टेस्ट की जाती है और उसके आधार पे जो है ये डिसाइड किया जाता है कि इस आदमी की कितनी इंटेलिजेंस है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है कि जो कंप्यूटर्स होते हैं उनको जो है डिफरेंट जो सिचुएशंस होती हैं लाइव वो फीड की जाती हैं, कोई रूल फीड नहीं किया जाता है। फिर इन सिचुएशंस के हिसाब से जो कंप्यूटर जो है डिसीजंस लेता है, फिर वो डिसीजन या तो सही होंगे या गलत होंगे। अगर गलत होंगे तो फिर वो अपने आप को करेक्ट करता है, वो गलती दोबारा रिपीट नहीं करेगा। तो ऐसे वो खुद सीखता चला जाता है। तो इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। ये आज की डेट में सबसे फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो फ्यूचर है सारा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड होता जा रहा है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ती हुई फील्ड है। फिर दूसरा जो है कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस। कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस में क्या है कि जो ब्रेन है वो न्यूरॉन से बना हुआ है। तो हमारी किस एक्टिविटी से ब्रेन में क्या होता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, ये जो है किस कॉग्निटिव प्रोसेस का किस तरह के न्यूरॉन्स पे क्या इफेक्ट होता है, ये सब जो है कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस में होता है। यानी कि कॉग्निटिव प्रोसेसेस और न्यूरॉन्स इन दोनों की स्टडी इसमें की जाती है। परसेप्शन एक अलग डोमेन है जो साइकोलॉजी में है। परसेप्शन का मतलब समझिए पहले। परसेप्शन में क्या होता है कि जो हमारे पांचों सेंसरी ऑर्गन्स हैं जो मैंने अभी बताया, आइज़, ईयर, नोज़, टंग और स्किन, हमें पूरी जो है अपने आसपास की दुनिया की इंफॉर्मेशन इन्हीं पांचों चीज़ों से मिलती है। तो इनसे जो सिग्नल ब्रेन तक जाते हैं और ब्रेन में इनका एक मीनिंग निकाला जाता है। जो मीनिंग हम निकालते हैं इस प्रोसेस को पूरे को परसेप्शन कहते हैं। जैसे आपने अंधेरे में एक रस्सी देखी, हो सकता है आप उसको अंधेरे में रस्सी देख के आपके यहाँ रस्सी है, तो ये भी जो है आपका परसेप्शन हुआ कि जो इमेज देखी आपने उसको रस्सी बताया। ये भी हो सकता है आप उस रस्सी को देखें और कहें कि अरे ये तो सांप है, ये भी हो सकता है, पॉसिबल है। तो ये भी परसेप्शन है।
तो हम जो भी हमको स्टिमुलस यानी कि उद्दीपक मिल रहा है हमारे पांचों सेंसरी ऑर्गन से, उसका हम क्या मीनिंग निकाल रहे हैं, कैसे प्रोसेस कर रहे हैं और एंड में हमने क्या उसका डिसीजन लिया, ये परसेप्शन के थ्रू आता है। तो ये भी एक फील्ड है। फिर है थिंकिंग एंड कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। थिंकिंग जो है इसको क्राउन ज्वेल ऑफ आप कह सकते हैं मेंटल प्रोसेसेस कह सकते हैं। जितने भी मेंटल प्रोसेसेस हैं उसमें थिंकिंग जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो हम कैसे सोचते हैं और कैसे कॉन्सेप्ट फॉर्म करते हैं। जैसे मैंने मान लो मैं कहूँ कि स्कूल का बच्चा, तो आपके दिमाग में आया होगा कि कोई मैक्सिमम 17-18 साल तक का बच्चा, और उसने कोई यूनिफॉर्म पहनी हुई है, स्कूल का बैग है, बुक्स हैं। तो ये सब जो मैंने खाली स्कूल का बच्चा बोला, और आप बाकी जो आपके दिमाग में जो है पिक्चर आया, ये कैसे आया? क्योंकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट है कि स्कूल के बच्चे कैसे होते हैं, इसलिए आया। तो जो थिंकिंग और कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, ये भी एक डोमेन है साइकोलॉजी का। फिर आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज। रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज में क्या है? जो भी हमको नॉलेज मिली है पांचों सेंसरी ऑर्गन से, वो दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में हम उसको एक मैप की तरह बना के रखते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके स्कूल और अपने घर का जो है रास्ता बताओ, तो आपके दिमाग में जो है, जो आप रास्ता बताओगे तो एक मैप की तरह होगा वो, कि ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर यहाँ से लेफ्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है। तो इसी तरह से जैसे आपको रास्ता याद है एक मैप की तरह, जो हमारी सारी नॉलेज है पूरी ज़िंदगी में, जो हम पांचों सेंसरी ऑर्गन से एक्वायर करते हैं, प्राप्त करते हैं, वो हमारे दिमाग में एक स्पेसिफिक तरीके से अरेंज होती है। जैसे लाइब्रेरी में बुक्स रखी जाती हैं अलग अलग टॉपिक की, अलग अलग जगह, सेम राइटर की सेम जगह। इस तरीके से जो है नॉलेज भी रहती है हमारे दिमाग में, ब्रेन में। तो वो भी एक जो है डोमेन है। फिर जो है आता है कॉन्शियसनेस। जो कॉन्शियसनेस है, जैसे अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, स्क्रीन पे क्या है, कौन से सब्जेक्ट की बात चल रही है। ये सब जो है आपको, आप अभी क्या टाइम हुआ है, आपके आसपास कौन लोग हैं, आपको भूख लग रही है कि नहीं लग रही है, या नींद आ रही है, थकावट हो रही है, ये सब कॉन्शियसनेस होता है। तो जो भी आपके इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में आपको अवेयरनेस रहती है, उसको जो है कॉन्शियसनेस कहते हैं। यानी कि आपके भीतरी और बाह्य वातावरण की जो चेतना है आपको, उसको कॉन्शियसनेस कहते हैं। मेमोरी यानी स्मृति, ये कई तरह की होती है, हम आगे पढ़ेंगे। मेमोरी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में। अगर मेमोरी ही नहीं होगी तो हम जो है कुछ ना हमारे को याद होगा, ना हमें पता रहेगा। फिर आता है इमेजरी। इमेजरी में जो है, जो भी हम कोई इमेज देखते हैं तो उसका हम कोई मतलब निकालते हैं। जैसे मान लो कि आपने स्वास्तिक का निशान देखा, तो डिपेंड करता है कि आप किस माहौल में पले बड़े हैं। तो अगर आप जैसे हिंदू हैं तो स्वास्तिक का निशान देख के आपके दिमाग में कोई धार्मिक भाव आएगा, या ये आएगा कि हाँ कोई मंदिर हो सकता है, या ये व्यक्ति हिंदू हो सकता है। इस तरह की बातें आपके दिमाग में आ सकती हैं। या क्रॉस देखेंगे तो हाँ ये जो है कोई चर्च हो सकता है, या जीसस क्राइस्ट को मानने वाला इंसान हो सकता है, वगैरह वगैरह वगैरह। आप जो है कोई रेड लाइट देखेंगे चौराहे पे, तो आपको जो है एकदम आएगा कि अच्छा यहाँ रुकना है मुझे। आप जो है ग्रीन लाइट देखेंगे कि अच्छा मुझे चलना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। तो इस तरह जो है इमेजेस को देख के हम जो है क्या निर्णय लेते हैं, कैसे सोचते हैं, वो सब इमेजरी में आता है। फिर आता है लैंग्वेज यानी कि भाषा। हम सब कोई ना कोई भाषा बोलते हैं, कोई एक से ज़्यादा भी भाषा बोलते हैं। तो भाषा को हम कैसे सीखते हैं, उसको कैसे समझते हैं, उसका कैसे प्रयोग करते हैं, शब्दों का असर कैसे होता है, शब्दों से हमारा परसेप्शन कैसे बनता है। लैंग्वेज से भी परसेप्शन पे असर पड़ता है, और परसेप्शन से तो हमारे व्यवहार पे भी फर्क पड़ता है। तो ये सब चीज़ें जो है लैंग्वेज के अंदर भी हम स्टडी करते हैं। फिर आता है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी यानी कि ये समझ लीजिए कि जो हमारे जो प्रोसेसेस हैं पूरे फिजिकल और मेंटल, राइट फ्रॉम कंसेप्शन टिल डेथ, यानी कि बच्चा जब गर्भ में आता है तब से और मृत्यु तक जो भी हमारे अंदर परिवर्तन होते हैं, चाहे वो शारीरिक, मानसिक, या उनके आपस में जो भी लेना देना था, वो सब डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि कैसे जो है मस्तिष्क पे, सोच विचार पे आता है प्रभाव, कैसे शरीर पे आता है,
कैसे सामाजिक हमारे सोशल जो है व्यवहार है उस पर आता है। फिर नेक्स्ट जो है डोमेन है वो डेवलप पैटर्न रिकग्निशन है। पैटर्न रिकग्निशन में हमारा ब्रेन जो है ऑटोमेटिक पैटर्न रिकग्नाइजिंग मशीन है, ऐसा समझ लीजिए। आप जो भी जो है देखते हैं अपने आसपास, उसमें दिमाग अपने आप पैटर्न रिकॉग्नाइज करने लग जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अभी आप जो स्क्रीन पे जो लिखा है, जो आप पढ़ पा रहे हैं, ये इसलिए पढ़ पा रहे हैं क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर रहा है कि ये लाइन ऐसे है तो इस लाइन के ऐसे होने का मतलब ये अक्षर होगा। फिर जो है वो अक्षर आपको समझ में आ गया, फिर अक्षर समझ में आने के बाद में आपने उन अक्षरों को जोड़ा और फिर जो है आपको वर्ड समझ में आया, फिर वर्ड्स को आपने जोड़ा तो आपको सेंटेंस समझ में आया। तो इस तरह ये पैटर्न बनते हैं, तब जो है आप जो है पढ़ पा रहे हैं। तो खाली देखने का ही नहीं, सुनने के भी पैटर्न होते हैं। किसी पर्टिकुलर साउंड को सुन के आप अलर्ट हो जाएंगे, किसी पर्टिकुलर साउंड को सुन के आप रिलैक्स हो जाएंगे, डिपेंड करता है। आप अंधेरे में जा रहे हैं, सरसराने की आवाज़ आएगी तो आप एकदम अलर्ट हो जाएंगे। पैटर्न है कि जो सांप या कोई खतरनाक चीज़ आ रही होगी तो अलर्ट हो जाओ। तो इस तरीके से हमारा जो मस्तिष्क है, ब्रेन है, वो पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करता है और उसी के आधार पे जो है हम चीज़ों को समझते हैं। तो ये जो है 12 डोमेन्स थे साइकोलॉजी के। अब हम आते हैं की इश्यूज ऑफ साइकोलॉजी। जो क्या मेन जो है चीज़ें हैं साइकोलॉजी में, मुद्दे हैं जिन पे लोगों की आपस में सहमति नहीं होती है या डिस्कशंस होते हैं। तो सबसे पहला है नेचर वर्सेस नर्चर। ये सबसे पुरानी बहस है, सबसे ज़्यादा बहस इसी चीज़ पे होती है। नेचर यानी कि प्रकृति, और नर्चर जो है जैसे परवरिश करते हैं यानी कि वातावरण। तो जो भी हमारे ऊपर प्रभाव पड़ रहा है चीज़ों का, वो नेचर यानी कुदरती हमारे अंदर ऐसी चीज़ें इसलिए हो रहा है, या नर्चर यानी कि एनवायरनमेंट की वजह से हो रहा है क्या। तो इन दोनों में से किसी भी चीज़ के ऊपर पूरी तरह से सहमति नहीं है। कुछ चीज़ें जो है नेचर से डिसाइड होती हैं, कुछ नर्चर से भी होती हैं, कुछ दोनों के इंटरेक्शन यानी कि आपसी तालमेल से भी होती हैं। खाली जो इंटेलिजेंट आदमी है, अगर उसको अच्छे से पढ़ाया लिखाया नहीं गया तो उसकी इंटेलिजेंस डेवलप नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर कोई मंदबुद्धि है, उसके दिमाग में कोई डिफेक्ट है, मेंटली रिटार्डेड है, तो उसको आप कितना भी पढ़ा लो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो ये दोनों के ही कॉम्बिनेशन से चीज़ें डिसाइड होती हैं। फिर अगला है रैशनलिज्म वर्सेस एम्पिरिसिज्म। रैशनलिज्म का मतलब है क्या हमें चीज़ों को तर्क से समझना चाहिए। रैशनल का मतलब तर्क होता है, लॉजिक। और एम्पिरिसिज्म का मतलब होता है कि डाटा, या हमको चीज़ों को आंकड़े या डाटा के आधार पर समझना चाहिए। तो जवाब वही है, ना सिर्फ आप रैशनलिज्म से समझ सकते हैं, ना सिर्फ एम्पिरिसिज्म से समझ सकते हैं, आपको दोनों से ही समझना पड़ेगा। तीसरा है डोमेन जनरलिटी वर्सेस डोमेन स्पेसिफिसिटी। तो ये बात है कि डोमेन जनरलिटी में हम कोई चीज़ जो किसी एक पर्टिकुलर डोमेन में पढ़ रहे हैं, जैसे अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि 12 अलग अलग डोमेन है, तो जो हमने उसमें स्टडी किया है खाली वो उसी डोमेन में लागू होगी, एप्लीकेबल होगी, या दूसरे डोमेन्स में भी लागू होगी। ये जनरलिटी का मतलब हो गया कि वो सब में लागू होगी। और डोमेन स्पेसिफिसिटी का मतलब हो गया कि जिस स्पेसिफिक डोमेन में हमने पढ़ा है, जिस विशेष डोमेन में हमने उसको पढ़ा है, वो बात केवल उसी डोमेन में लागू होगी। ये डोमेन स्पेसिफिसिटी हो गया। तो यहाँ पे भी वही बात वही आती है कि कुछ चीज़ें डोमेन जनरलिटी में आएंगी कि सब चीज़ों पे हर डोमेन में लागू होंगी, कुछ किसी स्पेसिफिक डोमेन में ही लागू होंगी। चौथा आता है वैलिडिटी ऑफ कॉजल इन्फरेंस वर्सेस इकोलॉजिकल वैलिडिटी। तो हम जो एक्सपेरिमेंट और स्टडी वगैरह करते हैं, जो लेबोरेटरी में करते हैं, प्रयोगशाला में करते हैं, तो वहाँ पे हम बड़ा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है, हर चीज़ को हम कंट्रोल करते हैं। इसलिए हम दावे से कह सकते हैं जो भी चीज़ के बारे में हम जो स्टडी कर रहे हैं कि हाँ ये चीज़ इस वजह से हो रही है, यानी कि ये कॉज है और ये इफेक्ट है। लेकिन हम अगर जो है उसे नेचुरल वातावरण में उस चीज़ को स्टडी करेंगे तो वहाँ पे कंट्रोल जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो बाहरी वातावरण पे नहीं होगा। तो बाहरी चीज़ें, अन्य चीज़ें भी प्रभाव डाल रही होंगी उसमें, जिसकी वजह से हम दावे से नहीं कह पाएंगे कि जो है ये चीज़ इसी वजह से हो रही है, ये कॉज है, ये इफेक्ट है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो लेबोरेटरी में आप कंट्रोल करके दावे से कॉज और इफेक्ट तो बता देंगे, लेकिन जो हमारी डे टू डे लाइफ है उसमें लेबोरेटरी का एनवायरनमेंट तो होता नहीं है, कंट्रोल एनवायरनमेंट तो होता नहीं है।
तो जो चीज़ आपको लेबोरेटरी में मिली है वो ज़रूरी नहीं कि नेचुरल एनवायरनमेंट में वो सही साबित हो। और अगर नेचुरल एनवायरनमेंट में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो प्रॉब्लम ये है कि आप करेक्ट कॉज और इफेक्ट को नहीं समझ पाएंगे। तो दोनों की अपनी अपनी प्रॉब्लम है, इसलिए हमें कुछ चीज़ें जो है लेबोरेटरी में जो है टेस्ट करके जो है समझनी होती हैं, कुछ हमको प्राकृतिक वातावरण के में एक्सपेरिमेंट करके समझनी पड़ती हैं। तो दोनों ही चीज़ें अपनी इम्पोर्टेंट है। पांचवा है स्ट्रक्चर वर्सेस प्रोसेसेस। तो इसमें ये है, स्ट्रक्चर का मतलब है कि जो हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर है उसकी वजह से जो है चीज़ें होती हैं, ये हम ब्रेन के स्ट्रक्चर को स्टडी करें। ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स जो हैं, न्यूरॉन्स हैं, उनको स्टडी करें और समझें कि क्या चीज़ कैसे होती है। दूसरा जो है प्रोसेसेस का, कि हमारे जो मेंटल प्रोसेसेस है, जो हमारे थॉट सोचने का तरीका, इंफॉर्मेशन को जो हम प्रोसेस करते हैं, उसको अगर हम स्टडी करें तो हमको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा कि हमारा जो परसेप्शन वगैरह है, बाकी चीज़ें वो कैसे बनती है और हमारा व्यवहार जो जैसा है वो क्यों है। तो जवाब वही है कि हमको दोनों चीज़ों को स्टडी करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर भी और प्रोसेस भी। फिर छठा जो मुद्दा है, की इशू है, वो है अप्लाइड वर्सेस बेसिक रिसर्च। तो दो तरह की रिसर्च होती हैं, एक अप्लाइड या फंडामेंटल रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च को फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं। इसमें जो है थ्योरी जनरेशन होता है, नॉलेज जनरेशन होता है। और जो सॉरी मैं करेक्शन करता हूँ, जो बेसिक रिसर्च है उसको फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं। बेसिक रिसर्च को फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं। इसमें थ्योरी जनरेशन और नॉलेज जनरेशन होता है। जो अप्लाइड रिसर्च है, इसमें जो हम प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं। तो हमें जो है बेसिक रिसर्च करना चाहिए, यानी फंडामेंटल रिसर्च करना चाहिए, या अप्लाइड रिसर्च करना चाहिए, ये भी एक मुद्दा है। तो बात वही आती है, दोनों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं वो किसी न किसी सिद्धांत या थ्योरी के आधार पे ही सॉल्व करते हैं। तो वो थ्योरी या सिद्धांत हमको कहाँ से मिलता है? वो बेसिक रिसर्च से मिलता है। तो अगर थ्योरी नहीं होगी तो हम उसको अप्लाई कैसे करेंगे? और खाली थ्योरी से भी कोई फ़ायदा नहीं अगर हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो दोनों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। फिर सातवां जो इशू है वो बायोलॉजिकल वर्सेस बिहेवियरल मेथड्स है। तो वो जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि बिहेवियर को स्टडी करना चाहिए या हमारे अंदर जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है उनको स्टडी करना चाहिए, क्योंकि बिहेवियर तो हमको दिखाई दे जाता है, उसको तो हम इजीली स्टडी कर सकते हैं, लेकिन अंदर जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो हमको जो है नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो उनको स्टडी करना मुश्किल होता है। तो जवाब वही है कि दोनों चीज़ों को हमको स्टडी करना पड़ेगा, दोनों की अपनी 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 इम्पोर्टेंस है। फिर आता है की आइडियाज़ इन साइकोलॉजी। तो सबसे पहली बात जो है यह है कि कोई भी थ्योरी जो है वो अपने आप में खाली है अगर डाटा नहीं है। लेकिन ये बात भी सही है कि खाली जो है थ्योरी से कुछ नहीं होना अगर डाटा नहीं है, जो मैंने अभी बताया। लेकिन खाली डाटा है तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। उस डाटा को एक्सप्लेन करने के लिए कोई ना कोई थ्योरी होनी चाहिए जिसके आधार पर उस डाटा को समझा जा सकता है। तो दोनों ही चीज़ों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। आपको थ्योरी भी चाहिए क्योंकि आपको जो है सिद्धांतों को समझना होगा, और आपको डाटा भी चाहिए क्योंकि आपको जो है बिना डाटा के जो है थ्योरी समझ में नहीं आएगी, और जो है थ्योरी को समझने के लिए आपको डाटा चाहिए प्रूव करने के लिए। इसी तरह जो है दूसरा की इशू है जो हमारे कॉग्निशन है, संज्ञान है, वो आमतौर पे अडेप्टिव है। जैसे हमारा वातावरण चेंज होगा तो हम अडेप्ट कर लेते हैं अपने आप को। जैसे आपको बहुत शांत जगह पे सोने की आदत है, लेकिन मान लीजिए कि आपको ऐसी जगह घर मिला जहाँ पे आसपास बहुत आवाज़ें होती हैं, तो कुछ दिन आपको दिक्कत ज़रूर होगी, लेकिन धीरे धीरे फिर आपको आदत पड़ जाएगी उसी में वातावरण में रहने की। तो जो हमारे जो कॉग्निशन है वो अडेप्टिव है, वो अपने आप को अडेप्ट कर लेता है, ढाल लेता है अपने आप को वातावरण के अनुसार। लेकिन हमेशा नहीं, कहीं कहीं पे नहीं भी होता है। तीसरा जो है आइडिया जो साइकोलॉजी का वो ये है कि जो हमारे जो कॉग्निटिव प्रोसेस हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। जो कॉग्निटिव प्रोसेस भी आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और कॉग्निटिव और नॉन कॉग्निटिव प्रोसेस भी आपस में इंटरेक्ट करते हैं। यानी कि ब्रेन, मस्तिष्क में हमारे जो भी चल रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग हो रही है,
जैसे भी हम सोच रहे हैं, एक चीज़ दूसरे को अफेक्ट कर रही है, पर जो हमारे ब्रेन के बाहर जो चीज़ें चल रही हैं वो भी हमको अफेक्ट करती हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी ने डांटा, तो आपको जो है गुस्सा आया, ये सब जो है आपके ब्रेन में चला, चिड़चिड़े हो गए आप। लेकिन ये भी हो सकता है जैसे किसी को डायबिटीज़ है और उसकी डायबिटीज़ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तो उसको जो है चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो जो थॉट प्रोसेस की वजह से हुआ, आपको डांटा गया, आपने सोचा उसके बारे में, फिर आपको गुस्सा आया, चिड़चिड़ापन आया, ये कॉग्निटिव प्रोसेसेस हो गए। लेकिन इंसुलिन का लेवल जो है गड़बड़ाया, ये नॉन कॉग्निटिव प्रोसेस है, क्योंकि इसका ब्रेन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपके व्यवहार में तो अफेक्ट आया। या आपके मान लीजिए कि थकान है, तो थकान से जो आपका कंसंट्रेशन नहीं बनेगा। अब थकान जो है ये फिजिकल प्रोसेस है, शारीरिक थकान जो है, लेकिन आपका अटेंशन कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है, ये कॉग्निटिव प्रोसेस है। तो आपके जो है कॉग्निटिव और नॉन कॉग्निटिव प्रोसेस भी आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और कॉग्निटिव प्रोसेस आपस में भी इंटरेक्ट करते हैं। फिर चौथा है कि जो कॉग्निशन है उसको केवल किसी एक तरीके से आप स्टडी नहीं कर सकते हैं। अगर आपने कॉग्निशन को समझना है तो आपको अलग अलग साइंटिफिक मेथड्स जो हैं वो एडॉप्ट करने पड़ेंगे, ताकि आप हर डिफरेंट एंगल से अगर सेम नतीजे पे पहुंच रहे हैं तो आप फिर दावे से कह पाएंगे कि यस, व्हाट आई एम स्टडिंग इज करेक्ट, बिकॉज ऑल माई रिसर्चेस फ्रॉम वेरियस एंगल्स आर लीडिंग इन टू द सेम डायरेक्शन। इसलिए ज़रूरी है। फिर जो मैंने आपको बताया था बेसिक या फंडामेंटल रिसर्च है, वो दैट लीड्स टू एप्लीकेशन। आप जो नॉलेज या थ्योरी जनरेट करते हैं उसके जरिए आप क्या करते हैं, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। या आप जब कोई सेम टाइप की प्रॉब्लम बार बार सॉल्व करते हैं तो उसके आधार पे भी आप थ्योरी बना ले सकते हैं कि आपने किसी चीज़ को देखा कि हर बार ऐसे करने से सॉल्व हो जाती है, तो वो थ्योरी हो गई कि इस चीज़ को ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। तो ये जो है कुछ की आइडियाज़ थे साइकोलॉजी में। अब हम आते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इन लर्निंग एंड मेमोरी। तो जो इंफॉर्मेशन यानी कि जो हमारे पांचों सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनके जरिए जो हमको ब्रेन में सिग्नल्स मिल रहे हैं वो इंफॉर्मेशन हो गई। और प्रोसेसिंग का मतलब हो गया कि एनी चेंज इन इंफॉर्मेशन इज प्रोसेसिंग। जैसे मैंने आपको रस्सी का एग्जाम्पल दिया था, रस्सी है एक्चुअली, लेकिन आपने इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग करके उसको सांप समझा, तो ये चेंज हो गया, रस्सी का सांप हो गया। तो ये आपकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग हो गई। तो आपने अंधेरे में काला कुछ देखा, आपने कहा कि ये रस्सी है भाई, तो ये भी जो आपने छाया सी देखी, आपने एक इमेज देखी और उस इमेज को, अनक्लियर सी इमेज को आपने बोला कि ये जो है रस्सी है, तो ये भी प्रोसेसिंग होगी। तो कुछ भी जो है इंफॉर्मेशन में जो चेंज आता है किसी भी तरीके का, उसे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कहते हैं। और इसका जो है इम्पैक्ट, प्रभाव पड़ता है हमारी लर्निंग और मेमोरी पे। जो हमारी लर्निंग और मेमोरी है उस पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। कैसे पड़ता है, क्या पड़ता है, देखते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि लर्निंग क्या है। सो लर्निंग इज ए रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। तो हम किसी भी तरह का जो है हमारा व्यवहार में, बिहेवियर में चेंज आए, और व्यवहार का मतलब केवल फिजिकल नहीं, मेंटल भी। जैसे अगर मान लीजिए कि आपको हम कहते हैं कि कॉकरोच से डर लगता था, कॉकरोच को देखते थे आप भाग जाते थे या चिल्लाने लग जाते, या हो सकता है फ्रीज हो जाते हैं कई लोग। तो आपको समझाया गया कि कॉकरोच तो एक जो है बिल्कुल इनॉक्यूअस सी चीज़ है, उससे कोई खतरा नहीं है, कोई नुकसान नहीं, काटता नहीं, कुछ नहीं करता है, और आपको ये बात समझ में आ गई। तो अगली बार कॉकरोच आया तो आपने कुछ नहीं किया, एक्टिविटी कुछ नहीं हुई आपकी, लेकिन इंटरनली आपको वो डर खत्म हो गया। तो ये भी जो है लर्निंग हो गई। आपने कोई भी नई नॉलेज ली, वो भी लर्निंग है। कोई नया स्किल सीखा, जैसे साइकिल चलाना सीखा, रूबिक क्यूब सॉल्व करना सीखा, आपने क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व करना सीखा, हर चीज़ जो है लर्निंग। इवन आप मॉरल वैल्यूज़ जो है आपकी, ये सही है, ये गलत है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैल्यूज़ जिसे कहते हैं, जीवन मूल्य, ये भी लर्निंग है। कोई चीज़ आपको ज़्यादा पसंद आ रही है, कोई कम पसंद आ रही है, कोई चीज़ समझ में आ रही है, ये सब जो है
लर्निंग के अंदर में आता है। तो किसी भी तरह का जो है चेंज जो है इंफॉर्मेशन में, वो लर्निंग में होता है। तो लर्निंग जो है वो 3 डोमेन्स में होती है, 3 क्षेत्रों में होती है। पहली होती है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव मैंने आपको बताया, संज्ञानात्मक, जो भी हमारे ब्रेन में जो भी कुछ भी होता है वो सब कॉग्निटिव है। जैसा मैंने अभी कॉकरोच का एग्जांपल दिया, आपके ब्रेन में खाली चला कि ये इससे डरने की जरूरत नहीं और आपने कुछ नहीं किया, तो ये कॉग्निटिव हो गया। फिर दूसरा है साइकोमोटर। साइकोमोटर में है जो भी आप ब्रेन और बॉडी के कॉम्बिनेशन से करते हैं। जैसे कि आप साइकिल चलाते हैं तो बैलेंस करते हैं, या इवन नॉर्मल भी चलते हैं तो भी बैलेंस, डांस करना है, कोई भी जो है माइंड और बॉडी की कोऑर्डिनेशन, कुछ भी आप जो सीख रहे हैं वो साइकोमोटर है। और तीसरा है अफेक्टिव यानी इमोशनल। आप किसी अनजान आदमी को देखते हैं, कोई इमोशन नहीं आता है, लेकिन आप किसी अपने को जिससे आपको बहुत प्यार है उसको देखेंगे तो एकदम से आपको प्यार उमड़ के आता है। फिजिकली या साइकोमोटर कुछ नहीं है, लेकिन इमोशंस आ गए। तो लर्निंग जो है इन तीनों में से किसी भी डोमेन में हो सकती है, इन तीनों डोमेन के कॉम्बिनेशन में भी हो सकती है, 2 या 3, तीनों भी हो सकते हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो अब जो मेमोरी है, स्मृति यानी कि, तो मेमोरी यानी स्मृति जो है उसके 3 स्टोरेज सिस्टम होते हैं। सबसे पहला होता है सेंसरी, जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स है 5 जो मैंने बताया, आइज, ईयर, टंग, नोज एंड स्किन। तो यहाँ पर भी हमारी मेमोरी होती है, जो हमको इनपुट मिला है, सिग्नल मिला है, स्टिमुलस मिला है, वो इनमें भी स्टोर होता है। जैसे कि आइकॉनिक मेमोरी, आइकॉनिक यानी कि आई से रिलेटेड, आंखों से जो आपने देखा है, उसकी जो है ड्यूरेशन 0.5 यानी कि आधा सेकेंड होती है। आधे सेकेंड के लिए स्टोर होती है केवल इमेज रेटिना पे, उसके बाद में हट जाती है। जो ऑडिटरी यानी सुनाई देने वाली, उसको एकॉस्टिक भी कहते हैं, वो जो है तकरीबन 3 सेकेंड है, कहीं कहीं 4 या 5 सेकेंड भी लिखा मिल जाएगा, लेकिन मिनिमम 3 सेकेंड है। फिर जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो जो है आपको कहीं 20 सेकेंड लिखी मिलेगी, कहीं लेस देन 30 सेकेंड मिलेगी। तो आप 20 to 30 सेकेंड्स कह सकते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी, यानी कि अल्पकालीन जो स्मृति है, लघु स्मृति, शॉर्ट टर्म मेमोरी, वो 20 to 30 सेकेंड्स है। तो ये लिमिटेड कैपेसिटी की होती है, अनलिमिटेड नहीं होती है जो शॉर्ट टर्म मेमोरी। इसको शॉर्ट में STM भी कहते हैं। तो जो STM है ये इसकी लिमिटेड कैपेसिटी, इसमें अनलिमिटेड चीज़ें आप याद नहीं रख पाओगे। तो इसमें जो है हम 7 + -2 यानी कि 5 से लेके 9 तक जो है इंफॉर्मेशन हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैं आपको कोई नंबर बोलूं तो एक एवरेज आदमी जो है 5 से लेके 9 नंबर तक एक बार में याद कर लेगा। एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ, ये आमतौर पे मैं बात कर रहा हूँ। उसकी हर एक एवरेज आदमी अगर 5 से लेकर 9 तक याद कर रहा है तो हम कहेंगे हाँ ये नॉर्मल है। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि कई बार जो है आप खुद ही आपने महसूस किया होगा कि 12 या 15 नंबर भी आप याद कर लेते हो। तो वो भी पॉसिबल है अगर आप चंकिंग करें। अगर आप जैसे तीन नंबर के ब्लॉक्स में याद करें, जैसे मैंने बोला, जैसे 6, 0, 5, 7, 8, 9, 2, 1, 3, तो ये 3 अलग अलग चंक हो गए। नंबर तो 9 हुए लेकिन चंक 3 हुए, क्योंकि मैंने 3 अलग अलग चंक्स में इसको बोला, 3-3 के ग्रुप में। तो ऐसे अगर आप लेंगे तो आप 7 चंक्स याद कर सकते हैं। यानी कि अगर एक चंक में 3 नंबर हैं तो 7 चंक कितने हो गए? 21 नंबर। तो मैंने बताया कि 5 to 9, अगर हम 9 चंक्स की बात करें तो 9 × 3 27 नंबर तक भी आप याद कर सकते हैं इस तरीके से। ये मेमोरी ट्रिक है, आप ट्राई करके देख सकते हैं। फिर आता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी की कोई लिमिट नहीं है, ये कितने भी समय तक याद रह सकती है, कितनी भी पुरानी रह सकती है। तो जो भी 30 सेकेंड से ऊपर की मेमोरी है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में आएगी। तो ब्रॉडली मेमोरी जो है अगर 3 सेकेंड या उससे कम की है तो वो सेंसरी वाली कैटेगरी में आ जाएगी, और 20 to 30 सेकेंड वाली जो कैटेगरी वाली है वो जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी आ जाएगी। 30 सेकेंड से ऊपर जो है जो कुछ भी है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में आ जाएगा।
फिर हमारा जो है अगला आता है जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में जो की आइडियाज़ हैं वो क्या क्या है। सबसे पहली बात है जो हमारी जो मेंटल कैपेसिटी है वो लिमिटेड है। हमारे जो दिमाग में जो भी प्रोसेसेस चल रहे हैं वो अनलिमिटेड चीज़ों के साथ में नहीं चल सकते हैं, तो उसकी कैपेसिटी लिमिटेड है। ये आपको जैसे अभी मैंने शॉर्ट टर्म मेमोरी का बताया, ये जो है लिमिटेड है। और दूसरा जो है इसमें बॉटल नेक्स होते हैं। बॉटल नेक्स का मतलब होता है जैसे कि ट्रैफिक जाम्स टाइप के पड़ जाते हैं, तो अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दोगे तो वो सारी इन्फॉर्मेशन नहीं चली जाएगी, फिर वो धीरे 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 थोड़ी थोड़ी करके जाएगी, प्रोसेस होके जाएगी। और कितनी इन्फॉर्मेशन जो है कब जाएगी इसका जो है एक सिस्टम होगा, उसका एक कंट्रोल मैकेनिज्म होगा जो इस चीज़ को कंट्रोल करेगा कि कितनी इन्फॉर्मेशन कहाँ जानी चाहिए। जैसे ट्रैफिक वाला होता है ना चौराहे पे, वो देखता है कि कहाँ की जो है गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, उस एरिया में जो है जल्दी निकाल देगा उसकी गाड़ियाँ। जहाँ ट्रैफिक कम है वहाँ पे जो है जाने देगा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी देर रुक जाओ। तो इस तरह से जो है हमारे जो, क्योंकि कैपेसिटी लिमिटेड है इसलिए कंट्रोल मैकेनिज्म होना ज़रूरी है। जैसे रोड की चौड़ाई लिमिटेड है, अनलिमिटेड तो होती नहीं है, लेकिन ट्रैफिक को जो है कंट्रोल करना पड़ेगा, रोड को तो आप चौड़ा नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारी जो मेंटल कैपेसिटी है वो लिमिटेड है, उसको तो बढ़ा नहीं सकते हैं एक लिमिट की ज़्यादा। तो कंट्रोल मैकेनिज्म इसलिए ज़रूरी है कि वो डिसाइड करे कि कितनी इन्फॉर्मेशन कब और कहाँ जानी है। फिर तीसरी चीज़ जो है इन्फॉर्मेशन है, ये टू वे फ्लो होता है, टॉप डाउन एंड बॉटम अप। टॉप डाउन मतलब जो ऑलरेडी हमको पता है चीज़ें, वो चीज़ें जो हैं उनके आधार पर हम नई चीज़ों को समझ रहे हैं। अगर जैसे मैं आपकी आंख बंद करके आपके हाथ में एक पेन दे दूं तो आप उसको बिना देखे टच करके बता दोगे कि ये पेन है, क्योंकि आपको पहले से ब्रेन में इंफॉर्मेशन है कि पेन का टच कैसा होता है, फील कैसा होता है, शेप कैसा होता है, वेट कितना होता है, ये आपके ब्रेन में ऑलरेडी है। तो ये टॉप डाउन प्रोसेसिंग हो गई। ये डिडक्टिव रीजनिंग भी कहते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक। एक जनरल इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में है कि पेन कैसा होता है, तो आपके हाथ में जब वो पेन आया तो आप स्पेसिफिक आ गए कि हाँ ये जो चीज़ में टच कर रहा हूँ ये पेन है। इसी तरह से बॉटम अप प्रोसेसिंग होती है, जो कोई जो नई इन्फॉर्मेशन है जो पहले से ब्रेन में नहीं है वो बॉटम अप प्रोसेसिंग होगी। तो इसमें जो हम स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं, जैसे आपने एक बच्चे को देखा वो वाइट शर्ट और जो है ब्लैक पैंट पहन के स्कूल जा रहा है, दूसरा आया वो भी वाइट शर्ट ब्लैक पैंट पहन के जा रहा है। पहले बच्चे ने भी बताया कि हम एक्स स्कूल में जा रहे हैं, दूसरे ने भी बोला हम एक्स स्कूल में जा रहे हैं। ऐसे आपको मान लो 10 बच्चे मिल गए जो वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट में एक्स स्कूल में जा रहे हैं, तो आप कहेंगे कि अच्छा जो एक्स स्कूल है उसकी जो है यूनिफॉर्म वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट है। तो ये स्पेसिफिक टू जनरल हो गई, ये इंडक्टिव रीजनिंग हो गई। तो बॉटम अप प्रोसेसिंग भी होती है, दोनों भी होती है, कभी कभी एक साथ, टॉप डाउन भी हो रही, बॉटम अप भी हो रही, एक साथ भी हो सकती है। और दूसरी अगले जो है की चीज़ जो है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में, जो हमारा जो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है, जो हम लोग हैं, ये जेनेटिकली प्रिपेयर्ड हैं जो इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज और प्रोसेस करने के लिए। जैसे लैंग्वेज है, सब का लैंग्वेज सीखने का तरीका एक ही होता है। जब हम लैंग्वेज प्रोसेसिंग पढ़ेंगे, उसका लेक्चर मैं अलग से जब बनाऊंगा तो उसमें आप देखिएगा, उसमें प्रोसेस होते हैं कि पहले वो कूइंग होगी, कूइंग के बाद में बैबलिंग होगी, बैबलिंग के बाद में होलोफ्रेज होगी, होलोफ्रेज के बाद में जो है टेलीग्राफिक सेंटेंस होंगे, फिर जो है सिंपल सेंटेंस होंगे, फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होंगे, फिर एडल्ट लाइक सेंटेंसेस होंगे। ये जेनेटिकली सब बच्चों का यही होता है, चाहे वो किसी भी दुनिया में किसी भी कोने में हो। तो ये जेनेटिकली जो है हम प्रिपेयर्ड होते हैं ऐसे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए। फिर जो हमारा अगली जो है चीज़ आती है कि जो हमारे जो मेमोरी है और जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है ये कैसे डेवलप होती है। तो सबसे पहली चीज़ है जो बायोलॉजिकल मैच्योरेशन या एक्सपीरियंस की वजह से भी ब्रेन में चेंजेस आते हैं। कोई चीज़ है जो आप एक्सपीरियंस में बार बार आ रही है आपकी, तो करते करते आप अपने आप सीख जाएंगे, याद भी हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा ये क्या चीज़ है। या जब आपका ब्रेन मैच्योर होता है, जब छोटे बच्चों को कई चीज़ें समझ में नहीं आती लेकिन बड़े होते हैं तो समझ में आ जाती है, तो वो जो है मैच्योरेशन वाली बात हो गई। तो मैच्योरेशन या एक्सपीरियंस या दोनों की वजह से भी हमारे ब्रेन में चेंजेस आते हैं। और ये जो मैच्योरेशन आया, चेंजेस आए, इसकी वजह से जो है
हमारी जो है ब्रेन की इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेसिटी यानी क्षमता वो भी बढ़ती है, स्पीड यानी कि गति भी बढ़ती है, और एफिशिएंसी वो भी बढ़ती है। सो इसका नतीजा ये होता है। फिर जो हमारे न्यूरल नेटवर्क है यानी कि न्यूरॉन्स के कनेक्शंस हैं, ये जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग करते हैं या मेमोरी में हमारी कोई चीज़ आती है, हम लर्न करते हैं, तो उससे न्यूरल नेटवर्क्स में मॉडिफिकेशन होता है। फिर जो है जो हमारे दिमाग में जैसे किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट बना हुआ है, तो वो कॉन्सेप्ट जो है एक बार बन गया का मतलब परमानेंट नहीं, उसमें चेंजेस भी आते रहते हैं। तो वो चेंजेस एक जो है कंटिन्यूस प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग कॉन्सेप्ट्स में चेंज होना। जैसे अगर आप एक बच्चे, छोटे बच्चे से, 6 क्लास के बच्चे से गाय पे जो है ऐसे लिखने को बोलेंगे, तो काऊ पे ऐसे जो है जो उसका कॉन्सेप्ट है उस हिसाब से लिखेगा। लेकिन एक ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट इंसान को काऊ पे ऐसे लिखने को बोलेंगे, उसका ऐसे बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि उसकी इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा जो है सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड हो चुकी है, जो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट वाला है। जो छोटा बच्चा है उसकी भी नहीं हुई है, तो ये फ़र्क होता है। फिर मैच्योरेशन का जो है एक इफेक्ट ये होता है कि जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी है, समस्याओं को जो है समाधान ढूंढने की कैपेसिटी, वो बढ़ जाती है। फिर जो नेक्स्ट आता है कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। इसमें जो है कैसे होता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, कैसे होती है। सबसे पहली चीज़ है एनकोडिंग। तो जो हमारे पास में कोई इन्फॉर्मेशन आती है, सबसे पहले हम उसको कोड करते हैं, इसको एनकोडिंग कहते हैं। तो हम सारी इन्फॉर्मेशन को लेते हैं और उसका जो है एक रिप्रेजेंटेशन जो है अपने दिमाग में बनाते हैं कि क्या चीज़ कैसे है। फिर उसको कहीं स्टोर करते हैं। अभी हमने पढ़ा था, अगर आप सेंसरी मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं तो 3 सेकंड से ज़्यादा नहीं हो सकता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं तो 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं हो सकता है, लॉन्ग टर्म में कितना भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है आपको क्या किस चीज़ की आवश्यकता है, उसी हिसाब से आप स्टोर करते हैं। फिर नेक्स्ट होता है रिट्रीवल। आपने स्टोर तो कर लिया, लेकिन जब जरूरत पड़ी वो इन्फॉर्मेशन आपको वापस भी चाहिए, नहीं तो किस काम की वो स्टोर कर लिया, किसी काम की नहीं। अगर आपने लाइब्रेरी में कहीं बुक रख दिया, जब जरूरत है तो नहीं मिल रही, तो वो किस काम की बुक, किसी काम की नहीं। तो इसी तरह जो स्टोर हमने किया है, चाहे वो सेंसरी मेमोरी में किया है या शॉर्ट टर्म मेमोरी में किया है या लॉन्ग टर्म मेमोरी में किया है, तो हमको जब जरूरत है वो मिलना भी चाहिए, उसको रिट्रीवल कहते हैं। फिर नेक्स्ट है कंट्रोल प्रोसेसेस। कंट्रोल प्रोसेसेस में क्या है, जो अभी हमने बात करी कि आप लिमिटेड कैपेसिटी है तो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो वो कंट्रोल कैसे करेंगे, ये भी एक जो है सिस्टम होता है उसका। और जो हमारा ब्रेन है ये एक्चुअली कैसा है, ऐसा समझ लीजिए कि जैसे बहुत सारे कंप्यूटर जो है वो एक साथ पैरेलल में काम कर रहे हैं, सीरीज में नहीं, पैरेलल में। पैरेलल का मतलब एक साथ काम कर रहे हैं। सीरीज में होंगे तो बारी बारी से हुआ, ऐसा नहीं। ब्रेन के हमारे बहुत सारे फंक्शंस जो है एक साथ काम कर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है थ्योरीज ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। तो इसमें जो है, जो हमने इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो है, इससे हमें क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो जो हमारे जो चीज़ हमें ऑलरेडी आती है, जो ब्रेन में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, उस चीज़ को जो है हमें समझना आसान होता है अगर उससे कनेक्टेड चीज़ कोई आ जाए। अगर नई चीज़ जो हम जो सीख रहे हैं वो पहले सीखी हुई चीज़ से कनेक्ट करके हम सीखें तो वो बड़ी इजीली हम सीख जाते हैं। तो इसीलिए अगर आपने देखा होगा टीचर्स वगैरह जब क्लास में आते हैं तो लास्ट क्लास में क्या हुआ था उसके बारे में सवाल करते हैं, फिर जो है नया कुछ उससे रिलेटेड सिखाना शुरू करते हैं। तो जो पुरानी इन्फॉर्मेशन है वो जब एक्टिवेट हो जाती है तो नई इन्फॉर्मेशन उसके साथ में जोड़ना ईजी होता है एजुकेशन में। तो एक जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग का ये है। नेक्स्ट जो है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ कॉग्निटिव डोमेन है। तो ब्लूम के अनुसार जो है 4 जो है डिफरेंट तरीके से जो है हमारा कॉग्निटिव प्रोसेसेस काम करते हैं सीखने के लिहाज से। तो सबसे पहला होता है नोइंग, सिंपली रिपीटिंग। आप लोग को किसी ने कुछ बोला, आपने उसको रिपीट कर दिया, ऐसे नोइंग हो गया। जैसे छोटे बच्चों को कहते हैं बोलो ए फॉर एप्पल, उसने बोला ए फॉर एप्पल, उसको नहीं पता होगा भले ही कि ए क्या होता है, एप्पल क्या होता है, हो सकता है उसने कभी देखा भी ना हो एप्पल, लेकिन वो रिपीट कर देगा, ये तो पक्की बात है। तो ये हो गया नोइंग। फिर नेक्स्ट होता है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग में मतलब उसको कुछ समझ में आ जाती है, कुछ बात को वो खाली दोहराएगा ही नहीं, उसके बारे में संक्षेप में कुछ बता भी पाएगा। तो आपने जो है जो बोला है उसको संक्षेप में यानी कि समराइज या पैराफ्रेज कर देगा, इंग्लिश में कहेंगे तो
कुछ समझ उसको आ जाती है। जैसे कि ए फॉर एप्पल में उसको समझ में आ रहा है एप्पल एक फ्रूट होता है, ये उसको समझ में आ गया, तो ये अंडरस्टैंडिंग हो गया। फिर होता है एप्लीकेशन एंड एनालिसिस। एप्लीकेशन में आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और एनालिसिस में उसमें उस पर्टिकुलर जो भी समस्या है उसकी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का आपस में क्या संबंध है ये समझते हैं। जैसे बच्चे को एप्पल क्या समझ में आ गया कि फल है, तो अब उसे खाने के लिए अगर एप्पल चाहिए तो बोलेगा एप्पल दे दो, तो ये एप्लीकेशन हो गया। फिर जो है एनालिसिस, जैसे उसको मालूम है कि एप्पल मांगना किससे चाहिए, कौन देगा मुझे एप्पल, कि मम्मी है, पापा हैं, या घर के जो लोग हैं, किसी से भी मांगने से एप्पल नहीं मिलेगा, तो ये एनालिसिस वाली कैटेगरी में आ गया। फिर नेक्स्ट होता है सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। सिंथेसिस में है, आप इसको ऐसे समझिए कि जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको जोड़ के फिर से वैसा बना दिया। जैसे कोई खिलौना है, उसके आपने सारे पार्ट्स अलग अलग कर दिए, फिर दोबारा से जोड़ के खिलौना वैसे का वैसा बना दिया, ये हो गया सिंथेसिस। और इवैल्यूएशन में क्या होता है, आप कोई जजमेंट ले रहे होते हैं, निर्णय ले रहे होते हैं कि क्या करना ठीक है क्या नहीं है। तो ये एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये इवैल्यूएशन आता है। फिर इसी तरह से स्टर्नबर्ग ने भी जो है उसकी जो ट्राइआर्किक थ्योरी है, उसने इंटेलिजेंस के 3 कंपोनेंट्स बताए थे, एनालिटिकल कंपोनेंट, क्रिएटिव कंपोनेंट और प्रैक्टिकल कंपोनेंट। एनालिटिकल कंपोनेंट में जो है डिफरेंट डिफरेंट 3 फर्दर सब कंपोनेंट है, मेटा कंपोनेंट, परफॉर्मेंस कंपोनेंट एंड नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट। तो ये जो है 3 डिफरेंट कंपोनेंट जो है स्टर्नबर्ग की थ्योरी में एनालिटिकल में थे। और क्रिएटिव कंपोनेंट में 2 चीज़ें हैं, नोवेल्टी एंड ऑटोमेशन। जैसे कोई नया काम हमारे को मिला, तो नया काम मिला तो उसमें जो पुरानी चीज़ तो चलेगी नहीं, तो वहाँ पे जो है क्रिएटिविटी जो है, जो रचनात्मकता इसे कहते हैं, वो काम आएगी। और ऑटोमेशन का मतलब हो गया कोई काम बार बार कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली अब हमें सोचना नहीं पड़ता। जैसे साइकिल चलाने के टाइम में आपको सोचना नहीं पड़ता कि मैं पैडल कैसे मारूं, ब्रेक कब लगाऊं, कहाँ लगाऊं, हैंडल कैसे पकड़ूं, बैलेंस कैसे करूं, वो ऑटोमेशन में हो चुका कर करके। तो वो हमारी जो है पूरी लाइफ में या तो कोई चीज़ नोवेल्टी वाली होगी या ऑटोमेशन में होगी। तो जितनी नोवेल्टी होगी उतना डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा होगा। फिर जो है प्रैक्टिकल कंपोनेंट में जो है हमें 3 चीज़ें करनी पड़ती है अपने एनवायरनमेंट यानी वातावरण से रिलेटेड। या तो हमें वातावरण के अनुसार खुद को अडेप्ट यानी ढलना होता है, या वातावरण को अपनी सुविधा के अनुसार शेप यानी कि बदलना होता है, या हम जो है कोई नया वातावरण सेलेक्ट करें। अगर मान लीजिए गर्मी है तो आपको आदत डालनी पड़ेगी, हाँ भाई गर्मी है, थोड़ा इससे गर्मी सहन करने की आदत डालनी पड़ेगी। आपने कहा कि नहीं गर्मी ज़्यादा है, मैं एसी लगा लेता हूँ, तो आपने वातावरण को चेंज कर लिया, ये शेपिंग हो गया। या आपने मान लीजिए जहाँ पे हैं वहाँ पे एसी नहीं है, तो आपने कहा मैं यहाँ नहीं, मैं दूसरी जगह जाकर रहूँगा जहाँ पे एसी है, ये सिलेक्शन हो गया। तो ये जो हमारे ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है एनालिटिकल में बहुत काम आती है। वैसे तो सभी में आती है, लेकिन एनालिटिकल में सबसे पहला है मेटा कंपोनेंट। मेटा कंपोनेंट क्या होता है ये समझ लिए कि हम जो है किस तरीके से सोच रहे हैं, द वे वी थिंक, दैट इज मेटा कंपोनेंट। कहीं पर भी जब मेटा वर्ड आता है उसके आगे जो भी वर्ड है वो रिपीट करके ऑफ कर दीजिए तो वो होगा। जैसे मेटाफिजिक्स होगा तो इसका मतलब हो गया फिजिक्स ऑफ फिजिक्स। इसी तरह से जैसे हमने बोला कि मेटा कॉग्निशन यानी कि कॉग्निशन ऑफ कॉग्निशन, तो इसी तरह से जो हमारे एनालिटिकल जो कंपोनेंट है उसमें एक होता है मेटा कंपोनेंट, कि हम किस तरीके से सोच रहे हैं, कि हम इंडक्टिव तरीके से सोच रहे हैं कि डिडक्टिव, सोचने के बारे में सोचना कि हमें कैसे सोचना चाहिए। ये नई चीज़ है तो हमें नया आइडिया निकालना पड़ेगा, या पुरानी चीज़ है तो पुराने तरीके से काम चल जाएगा, नया सोचने की ज़रूरत नहीं। ये सब सोचने का तरीका होगा, ये मेटा कंपोनेंट हो गया। फिर आता है परफॉर्मेंस कंपोनेंट। परफॉर्मेंस कंपोनेंट में आप एक्चुअली उस चीज़ को करके सॉल्व कर रहे हैं, और ये भी हो सकता है कि जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको कोई चीज़ नहीं आती हो तो उसके लिए आपको जानकारी लेनी पड़ेगी, तो वो नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट हो गया। तो इस तरह से भी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग हम करते हैं। तो जो हमारे जितने भी हमको फीडबैक मिलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट में,
ये जो स्टर्नबर्ग ने एक चीज़ ऐड करी थी अपनी, ये जो अभी मैंने थ्योरी बताई इंटेलिजेंस की, कि हमको सोसाइटी से जो हमारे बारे में फीडबैक मिलता है वो भी हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में असर डालता है। जैसे मान लो आपने झूठ बोला, तो आपके आसपास किसी ने बड़े बड़े झूठ बोलना गलत बात है, गंदी बात है, तो अब ये क्या आपकी मॉरल वैल्यू में आ गया कि मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए। या आपने किसी का सामान बिना पूछे उठा लिया बचपन में, तो आपके पेरेंट्स ने तो नहीं, ऐसे नहीं किसी का सामान लेते बिना पूछे, तो ये आपके वैल्यू सिस्टम में आ गया, तो ये आप सीख गए कि ये मुझे ऐसे बिना पूछे किसी का सामान नहीं लेना चाहिए। तो ये फीडबैक है, ये भी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में आता है, इससे भी हमारा जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। तो ये फीडबैक कहाँ से मिलता है? हमको सोसाइटी से मिलता है। तो इसलिए जो सोशल इंटरेक्शन है वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब हम आते हैं न्यूरो साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी। जो लर्निंग एंड जो मेमोरी जो है, इसमें जो न्यूरॉन्स और साइकोलॉजी कैसे जो है आपस में रिलेटेड है लर्निंग और मेमोरी में, वो हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहली जो है बात है जो लर्निंग की है, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि लर्निंग इज ए रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। ये ज़रूरी नहीं है कि आप लर्निंग हमेशा कॉन्शियसली करें। कभी कभी लर्निंग जो है सिर्फ इसलिए भी हो जाती है क्योंकि आप वो इन्फॉर्मेशन बार बार आपके पास में आ रही तो ऑटोमेटिक याद हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि कोई इंसान आपको बार बार मिल रहा है, तो उसका चेहरा आपको अपने आप याद हो गया, मेमोरी में चला गया, आपने कुछ जान के नहीं याद किया, बार बार करते रहे तो याद हो गया। तो रिपीटिशन से भी जो है आपको कई बार लर्निंग या मेमोरी में हो जाती हैं चीज़ें। फिर जो है जो एनकोडिंग जो हम करते हैं, जो मैंने बताया था, कोई भी इंफॉर्मेशन जो सेंसरी ऑर्गन से जाती है उसकी हम एनकोडिंग करते हैं। तो उसके 2 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है एक्विजिशन, उसको जो है हम हासिल करते हैं। तो हासिल कहाँ से करेंगे? सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू। जो भी पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन है वो हमको सेंसरी ऑर्गन से ही मिल रही है। तो जो हमारे जो सेंसरी बफर्स हैं उनके थ्रू सेंसरी एनालिसिस होता है कि ये चीज़ क्या है, गर्म है, ठंडी है, जीवित है, हार्ड है, सॉफ्ट है, वगैरह वगैरह जो भी है। और दूसरी चीज़ जो है एनकोडिंग में होती है कंसोलिडेशन। ये समय के साथ में होती है। जैसे आप कोई चीज़ जो है बार बार रिपीट करते रहेंगे तो आपको वो याद हो जाएगी। जितना ज़्यादा बार आप रिपीट करेंगे, जितने ज़्यादा समय तक रिपीट करेंगे, उतनी ज़्यादा याद हो जाएगी। फिर जो हमारी जो मेमोरी डेफिसिट है, जैसे हमारी स्मृति में कमी आती है, याददाश्त में कमी आती है, उसके जो है 3 कारण होते हैं। या तो डैमेज हो जाए ब्रेन, उसकी वजह से ब्रेन का कोई पर्टिकुलर हिस्सा डैमेज हो जाए, उससे भी जो है मेमोरी कम हो सकती है। या कोई डिजीज़ हो जाए, जैसे अल्जाइमर्स डिजीज़ है, वो ब्रेन की डिजीज़ है। तो कोई भी जो है न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ है, जिससे कि न्यूरॉन्स मरने शुरू हो जाएं, जैसे कि अल्जाइमर डिजीज़ मैंने बताया, उसकी वजह से भी हमारी मेमोरी वीक होती जाएगी। और तीसरा है साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। कोई भी जो है, जैसे मान लीजिए कोई किसी ने बहुत ख़तरनाक एक्सीडेंट देख लिया या मर्डर देख लिया या मरते मरते बचा, तो ये सब साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है। तो इससे भी मेमोरी डेफिसिट कई बार हो जाती है। फिर जो है जो मेमोरी डेफिसिट है, इसको टेक्निकल वर्ड्स में एमनीजिया कहते हैं। एमनीजिया यानी कि भूलना। अब ये 2 तरह का होता है, एक रेट्रोग्रेड और एक एंटेरोग्रेड। रेट्रोग्रेड में क्या है कि कोई पर्टिकुलर समय से पहले की चीज़ें जो है हम जब भूल रहे हैं, मान लीजिए कोई हादसा हुआ, उस हादसे के पहले की कुछ चीज़ें हम भूल गए, तो वो रेट्रोग्रेड एमनीजिया हुआ। और ऐसा भी पॉसिबल है कि उस हादसे के बाद में, या जैसे ब्रेन में कोई डैमेज हो गया, उस ब्रेन में डैमेज होने के बाद अब हम नई चीज़ें याद नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एंटेरोग्रेड एमनीसिया हो गया। तो यानी कि एक पर्टिकुलर घटना, डैमेज, डिजीज़ से पहले की चीज़ अगर हम भूल रहे हैं तो वो रेट्रोग्रेड हो गया, और उसके बाद की अगर हम भूल रहे हैं तो वो एंटेरोग्रेड एमनीसिया हो गया। तो जो ब्रेन सर्जरी होती है कई बार करनी पड़ती है। पहले किया करते थे, जैसे एपिलेप्सी वगैरह में ब्रेन की सर्जरी करते थे। जो हमारा प्री फ्रंटल लोब है उसको अगर रिमूव करेंगे तो प्री फ्रंटल लोबोटॉमी हो गया। हमारे ब्रेन के जो लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर है उसको जो कनेक्ट करने वाली जो चीज़ है उसको कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। तो उस कॉर्पस कैलोसम को अगर रिमूव करना है तो कॉर्पस कैलोसोटॉमी हो गया। एमिगडेला होता है हमारे ब्रेन में। एमिगडेला एक बादाम के शेप का होता है और 2 होते हैं हमारे अंदर ब्रेन में।
और उसकी पोजीशन होती है, अगर आप एक कान से जो है अगर स्ट्रेट डालें और एक आंख से उसी वाली आंख डालें तो ये अंदर जाके जहाँ मिलेंगे वहाँ उस जगह पे एमिगडाला होता है। तो अगर एमिगडाला को रिमूव किया तो एमिगडाला टॉमीज हो गया। और टेम्पोरल लोब में अगर जो है हमने ऑपरेशन किया तो वो टेम्पोरल लोब रिसेक्शन कहलाएगा। तो इनसे भी जो है इफेक्ट पड़ता है हमारी मेमोरी और लर्निंग में। तो जो हमारा मीडियल टेम्पोरल लोब है उसका जो पार्ट्स हैं, मीडियल टेम्पोरल लोब में क्या क्या पार्ट्स आते हैं उनके नाम है एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, एंटोराइनल कॉर्टेक्स और उसके आसपास सराउंडिंग जो पैरा हिप्पोकैम्पल एंड पेरीराइनल कॉर्टिकल एरियाज होते हैं। तो इन सब में भी जो है अगर डैमेज हो तो मेमोरी में प्रॉब्लम आती है, लर्निंग में प्रॉब्लम आती है। तो हिप्पोकैम्पस जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाने में काम आता है। तो अगर जैसे हिप्पोकैम्पस डैमेज हो गया तो जो ऑलरेडी याद है वो तो याद रहेगा लेकिन नई मेमोरी नहीं बनेगी। लेकिन अगर उसके आसपास की जो एरिया है जैसे सराउंडिंग पैरा हिप्पोकैम्पल एंड पेरीराइनल कॉर्टेक्स एरिया अगर वो डैमेज हो गया तो उससे थोड़ा पहले की भी मेमोरी जा सकती है। अगर सिर्फ हिप्पोकैम्पस हुआ है डैमेज तो नई मेमोरी नहीं बनेगी, पुरानी रहेगी। सो ये एक कनेक्शन है ब्रेन स्ट्रक्चर और मेमोरी और लर्निंग में। तो जो हिप्पोकैम्पस है ब्रेन का वो स्टोरेज के लिए काम नहीं आता है, वो कंसोलिडेशन में काम आता है। जो जैसे मैंने अभी बताया था ऊपर कि एनकोडिंग जो हम करते हैं उसके दो प्रोसेस होते हैं, एक्विजिशन और कंसोलिडेशन। तो जो कंसोलिडेशन है वो हिप्पोकैम्पस के जरिए होता है। तो जो ऑलरेडी चीज़ कंसोलिडेट हो गई उसके लिए तो हिप्पोकैम्पस की अब जरूरत नहीं, इसलिए वो याद रहेगी। लेकिन नई चीज़ को कंसोलिडेट करने के लिए हिप्पोकैम्पस नहीं है तो इसलिए नई मेमोरी नहीं बनेगी, यानी कि जो एंटेरोग्रेड एमनीजिया है, जो नई मेमोरी नहीं बनने वाली प्रॉब्लम वो होगी। फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा जो है एक सिंड्रोम है उसे जो है अल्कोहलिक कॉर्सकॉफ सिंड्रोम और डायइंसेफेलिक एमनीजिया भी कहते हैं। तो ये जो लोग अधिकतर बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं उनमें ये चीज़ पाई जाती है कि उनकी मेमोरी जो है वो वीक हो जाती है। तो ये जो मेमोरी जो वीक हो रही है इनकी ज़्यादा शराब पीने वालों की, तो वो जो है क्यों होती है, उसका क्या रीज़न है, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो है क्या होता है कि जो ज़्यादा अल्कोहल पीने की वजह से जो हमारे जो ब्रेन में जो है एक मिड लाइन स्ट्रक्चर होते हैं डायइंसेफेलॉन के, वो डैमेज हो जाते हैं। उसकी वजह से जो है हमारी मेमोरी में प्रॉब्लम आती है। और भी रीज़न हो सकते हैं, केवल अल्कोहल की वजह से नहीं। जैसे कोई स्ट्रोक किसी को हुआ, उस स्ट्रोक की वजह से भी हो सकता है, या ब्रेन में ट्यूमर हुआ उसकी वजह से भी हो सकता है, या मेटाबॉलिक जो प्रोसेसेस हैं उसकी वजह से भी हो सकता है। कई रीज़न हो सकते हैं। तो ये जो हमारे ब्रेन में अलग अलग चीज़ें की वजह से जो डैमेज हो रहा है, लेकिन इसमें की बात क्या है कि जो डीजनरेशन है, यानी कि जो न्यूरॉन्स जो मर रहे हैं वो कहाँ के मर रहे हैं, वो डायइंसेफेलॉन के मर रहे हैं खास तौर से, इसकी वजह से हो रहा है। और उसमें भी कौन से, जो डॉर्सोमीडियल न्यूक्लियस है ऑफ द थैलेमस न्यूक्लियस एक्विजिशन, वहाँ पे अब इसमें ये श्योरिटी नहीं है, रिसर्च वगैरह जो है ये नहीं कह पाई है कि इन दोनों में ही प्रॉब्लम होने से होगा या केवल जो है किसी एक के होगा। लेकिन जो डायइंसेफेलॉन है उसके बारे में श्योरिटी है कि हाँ डायइंसेफेलॉन में अगर प्रॉब्लम है तो फिर मेमोरी में प्रॉब्लम आएगी, और ये अल्कोहलिक्स में होता है। और वो विटामिन बी की कमी से होता है, जो हमारे बॉडी में कई विटामिन की ज़रूरत होती है। सो उसमें से एक जो है विटामिन बी भी होता है। सो जो विटामिन बी जो है उसकी कमी की वजह से भी जो है ये होता है। फिर अल्जाइमर डिजीज़ मैंने आपको बताई, एक हर्पीज सिम्प्लेक्स एंसेफेलाइटिस है, उसकी वजह से भी इसमें डैमेज हो सकता है। अच्छा, एक जो मैंने आपको रेट्रोग्रेड एमनीसिया बताया था उसमें एक होता है आइसोलेटेड रेट्रोग्रेड एमनीसिया। तो रेट्रोग्रेड एमनीसिया में तो पुरानी मेमोरी गई होती है, लेकिन जो आइसोलेटेड रेट्रोग्रेड एमनीसिया में पूरी तरह से नहीं गई होती है। तो इसमें जो है क्यों होता है कि जो एंटीरियर टेम्पोरल लोब है वहाँ पे डैमेज होता है जो आइसोलेटेड रेट्रोग्रेड एमनीसिया में। तो यानी कि हमको ये पता लग गया कि जो
जो एंटीरियर टेम्पोरल लोब है वो एसेंशियल नहीं है नई इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि इसके डैमेज होने से भी जो है हमको पुरानी चीज़ें याद रह रही हैं। फिर आता है न्यूरो इमेजिंग। जो हमारा ब्रेन है उसको अलग अलग तरीके से जो है हम स्कैन करते हैं, जैसे मैंने बताया fMRI है, MRI है, और उसके ज़रिए जो है हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ब्रेन कैसे काम कर रहा है। तो उससे भी हमको पता लगता है कि ब्रेन के किस एरिया में कौन सी इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट हो रही है। तो जो सबसे ज़्यादा सीवियर एमनीजिया जो होता है, यानी कि जो स्मृति में ह्रास होता है, कमी होती है, वो हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला और कॉर्टेक्स और उसके आसपास के एरिया में अगर प्रॉब्लम है तो। खाली हिप्पोकैम्पस से नई मेमोरी नहीं बनेगी, पुरानी रहेगी। लेकिन अगर हिप्पोकैम्पस भी गया, जो एमिगडाला है वो इमोशनल मेमोरीज के लिए काम आता है। जो भी हमारी इमोशंस से रिलेटेड मेमोरीज जो होती हैं लाइफ में, हमने जब भी जो है कोई सीवियर इमोशंस फेस किए हैं, वो अगर जो है हमको याद है तो एमिगडाला की वजह से है। तो हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला और कॉर्टेक्स जो इनके आसपास है, किसके आसपास? हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला के आसपास जो कॉर्टेक्स है, इनमें अगर डैमेज हो तो सबसे ज़्यादा जो है एमनीजिया तब होता है। फिर अगली जो है चीज़ वो है HERA, हेरा। इसका फुल फॉर्म है हेमिस्फेरिक एनकोडिंग रिट्रीवल एसिमेट्री। तो मैंने बताया था जैसे अभी कि हम जो इन्फॉर्मेशन कोई आती है तो उसकी एनकोडिंग करते हैं। एनकोडिंग में मैंने बताया था 2 प्रोसेस होते हैं, एक्विजिशन और कंसोलिडेशन। तो जब हम एनकोडिंग कर रहे होते हैं तब हमारे ब्रेन का लेफ्ट यानी बायां हिस्सा जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व होता है कंपेयर टू राइट। राइट भी इन्वॉल्व होता है लेकिन लेफ्ट ज़्यादा इन्वॉल्व होता है एनकोडिंग में। और जो रिट्रीवल है, मैंने बताया इन्फॉर्मेशन हमें निकालनी भी है, जब रिट्रीव कर रहे होते हैं तो राइट हेमिस्फीयर ज़्यादा इन्वॉल्व होता है लेफ्ट के मुकाबले। रिट्रीवल में लेफ्ट भी होता है लेकिन राइट ज़्यादा होता है। तो ये एसिमेट्री है, असमानता हो गई कि एनकोडिंग में लेफ्ट हेमिस्फीयर ज़्यादा इन्वॉल्व है और रिट्रीवल में राइट हेमिस्फीयर ज़्यादा इन्वॉल्व है। इसे कहते हैं हेरा यानी हेमिस्फेरिक एनकोडिंग एंड रिट्रीवल एसिमेट्री। और दोनों ही प्रोसेस में, एनकोडिंग है या रिट्रीवल है, उसमें डॉर्सोलेटरल प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इन्वॉल्व होता है, यानी कि समान रूप से इन्वॉल्व होता है चाहे एनकोडिंग है या रिट्रीवल है। तो जो नियो कॉर्टेक्स है हमारा, वो सबसे ज़्यादा एक्टिव कब होता है? जब हम कोई लॉन्ग टर्म मेमोरी से कोई चीज़ रिट्रीव कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, वो हमारा नियो कॉर्टेक्स सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। फिर एक चीज़ होती है हेब्स लॉ या हेब्बियन लर्निंग कहते हैं। तो एक डोनाल्ड हेब थे कनाडा के, उन्होंने जो है इसको बताया था इसके बारे में, इसलिए इसको हेब्स लॉ कहते हैं। उनका ये कहना था कि हमारे जो 2 न्यूरॉन्स हैं, जो दोनों न्यूरॉन्स के बीच में जो जगह होती है उसको साइनेप्स कहते हैं। न्यूरॉन्स कभी भी आपस में टच नहीं करते, कभी भी नहीं करते हैं। कोई से भी 2 न्यूरॉन्स हैं उनके बीच में गैप होगा, तो जो गैप है न्यूरॉन्स के बीच में उसको साइनेप्स कहते हैं। तो अगर कोई जो है साइनेप्स जो कि 2 न्यूरॉन्स के बीच में है वो रिपीटेडली एक्टिवेट हो तो क्या होगा कि जो न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाएगा। और ये जितना ज़्यादा जो है बार हम करेंगे उतना ज़्यादा स्ट्रक्चर चेंज होगा और उतना ज़्यादा वो सेंसिटिव होता चला जाएगा। फिर हमको उतने स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक्टिवेशन के, बहुत कम स्टिमुलस में ही वो एक्टिवेट हो जाएगा। इसको हेब्बियन लर्निंग कहते हैं, लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन भी कहते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे मान लो आपको कोई जो है चीज़ बार बार आपको याद कराई, आपने याद किया, अच्छे से याद किया और आपने बहुत बार रिपीटिशन कर लिया, तो ये आपके जो ब्रेन में साइनेप्स है वो बार बार फायर कर रहा है। तो जो पोस्ट साइनेप्स यानी कि साइनेप्स के बाद वाला न्यूरॉन, उसका स्ट्रक्चर चेंज होता चला जाएगा। और फिर आपको हर चीज़ को दोबारा से सारी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम थोड़ा सा हिंट देंगे और आपको पूरी चीज़ पुरानी सारी याद आ जाएगी अपने आप ही। तो ये थोड़े से स्टिमुलस से ही जो है आप सारी चीज़ आ गई। या एक्सपीरियंस से भी हो सकता है, जैसे आपको जो है
कोई साउंड बार बार सुन रहे हो, पूरा गाना सुन रहे हो, और आपने देखा होगा कि उसका बस 3 सेकंड गाने के आपने स्टार्टिंग के सुने और आपने बता दिया कि कौन सा गाना है, क्योंकि आपने इतनी बार उस गाने को सुन लिया है कि आपके न्यूरॉन्स जो है उसको पूरा गाने म्यूजिक सुनने की जरूरत नहीं कि तब बताएगा कि कौन सा गाना, उसको ऑलरेडी पता है कि 2 सेकंड सुना, कई बार तो एक सिंगल बीट सुनते ही बता देते हैं कि ये अगले गाना कौन सा है। सो ये एग्जाम्पल है हेब्बियन लर्निंग के, या लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन भी कहते हैं। तो इस लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन के लिए जो हमारे न्यूरॉन्स में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, तो उसमें एक रिसेप्टर होता है NMDA, एन मिथाइल डी एस्परेट। तो लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन के लिए NDMA ज़रूरी है, पर एक बार लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन हो गया उसके बाद में NMDA की ज़रूरत नहीं है। तो जो NMDA है ये ड्रग्स से, या जैसे अफीम, चरस, गांजा वगैरह है, उससे भी जो है ये जो NMDA है ये ख़त्म होता है। तो ये क्या बताता है हमको कि अगर कोई व्यक्ति ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहा है तो उसके NMDA जो है वो ब्लॉक हो जाएंगे, तो उसकी नई लर्निंग नहीं होगी। और अगर एक बार लर्निंग हो गई है फिर वो NMDA अगर नहीं भी अवेलेबल हैं या ब्लॉक हो गए हैं तो पुरानी लर्निंग तो रहेगी लेकिन नई नहीं होगी। इसलिए ड्रग्स वगैरह से, अल्कोहल वगैरह से दूर रहना चाहिए। अगला जो है हम पढ़ते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के मॉडल्स। तो हम 2 जो है मॉडल जो है वो मेन पढ़ेंगे। तो पहला है वॉ एंड नॉर्मल मॉडल। इन्होंने बड़ा सिंपल सी बात कही थी कि हमको एक कोई स्टिमुलस, माने वातावरण से कुछ भी, वो लाइट हो सकती है, साउंड हो सकता है, कुछ स्मेल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, 5 सेंसरी ऑर्गन के लिए कुछ भी हो सकता है। वो स्टिमुलस आएगा तो वो हमारी प्राइमरी मेमोरी में जाएगा। तो जो प्राइमरी मेमोरी जो है वो एक तरह से आप इक्विवेलेंट समझ लीजिए, प्राइमरी मेमोरी जो है हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी हो गई। तो आपको जब तक ज़रूरत है आप इसमें यहाँ पर रिहर्सल करते रहेंगे तो प्राइमरी मेमोरी में बना रहेगा। तो इसके बाद में 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो आप उसको जो सेकेंडरी मेमोरी जैसे कि हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी वहाँ पे ले जाएंगे, और या ज़रूरत नहीं है उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में ले जाने की तो फिर आप उसको भूल जाएंगे। जैसे मैंने आपको कोई मोबाइल नंबर बोला डायल करो, तो आप उस मोबाइल नंबर को जब तक डायल नहीं करेंगे रिपीट करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। आपको परमानेंटली याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए डायल किया और मैं 5 मिनट बाद पूछूंगी क्या मोबाइल नंबर है तो वो फॉरगॉटन हो चुका होगा, तो आपको याद नहीं होगा क्योंकि आपने उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी सेकेंडरी मेमोरी में नहीं डाला। तो एक स्टिमुलस आया, प्राइमरी मेमोरी में गया, जब तक आपने रिहर्सल किया वहाँ पे रहा, और जब आपने सेकेंडरी मेमोरी में ले गए तो फिर रिहर्सल की अब जरूरत नहीं, सेकेंडरी मेमोरी में चला गया, या आपने सिर्फ यहीं पे यूज़ किया, सेकेंडरी मेमोरी में नहीं ले गए तो फिर आप भूल गए। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था ये जानने के लिए कि जो फॉरगेटिंग है वो समय के साथ में होती है या जो है इंफॉर्मेशन के हिसाब से होती है, मतलब ज़्यादा इंफॉर्मेशन है तो जल्दी भूलेंगे या समय ज़्यादा हो गया तो जल्दी भूलेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि 2 तरीके से व्यक्तियों को नंबर्स याद करने को बोला। कैसे? एक तो उनको 1 डिजिट पर सेकंड के हिसाब से नंबर बोले गए, तो जो भी उनको जितने भी याद हुए वो चेक किया, और दूसरे बार में 4 डिजिट्स पर सेकंड बोले गए, यानी कि 1 सेकंड में 4 डिजिट, तो इन्फॉर्मेशन बढ़ गई है 1 सेकंड में। तो ये पाया गया कि जो याद रखने की जो उनकी कैपेसिटी है या जो याद रखने जितना वो याद रख पाए उसमें कोई खास फर्क नहीं है, चाहे 1 डिजिट पर सेकंड में के हिसाब से करो या 4 डिजिट पर सेकंड के हिसाब से करो। तो यानी कि समय का महत्व नहीं है, इंटरफियरेंस का महत्व है। तो अगर इंटरफियरेंस जो होगा उससे जो है फॉरगेटिंग ज़्यादा होगी कंपेयर टू टाइम, इससे हमको ये पता लगता है। फिर अगला जो है जो मॉडल है वो है एटकिंसन एंड शिफरिन का। तो इन्होंने जो है सेंसरी मेमोरी को भी इंक्लूड किया। जो वॉ एंड नॉर्मन ने खाली प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी लिया था, सेंसरी नहीं लिया था, इसने इनपुट जो है सेंसरी मेमोरी में जाएगा, फिर जब हम उस पर अटेंशन देंगे तब वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगा, फिर उसके बाद में शॉर्ट टर्म मेमोरी में रिहर्सल हम करते रहेंगे, अगर जब तक शॉर्ट मेमोरी रखना है जब तक ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाएगा, तो रिहर्सल करते रहे जब तक ये वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं चला गया। और इधर जो है जो मैंने आपको बताया था टॉप डाउन और बॉटम अप प्रोसेसिंग होती है,
जो हम इसको एनकोड कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म में डाल रहे हैं। शॉर्ट टर्म में आया, एनकोडिंग किया और लॉन्ग टर्म में डाला, और कुछ इन्फॉर्मेशन हम लॉन्ग टर्म से निकाल रहे हैं, रिट्रीवल। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में दोनों चीज़ें हो रही हैं, एनकोडिंग होके लॉन्ग टर्म में भी जा रहा है और लॉन्ग टर्म से रिट्रीव होके शॉर्ट टर्म में भी आ रहा है, और हम भूल भी रहे हैं कुछ चीज़ें। इसी तरह सेंसरी मेमोरी से भी कुछ चीज़ें हम भूल जाते हैं, और कई बार हम लॉन्ग टर्म में डाल भी देते हैं लेकिन फिर भी भूल जाते हैं। तो ये जो है इस फ़र्क क्या है उसमें, इसमें एक तो इसमें सेंसरी मेमोरी का है, दूसरा जो है उसमें ये रिट्रीवल का नहीं उन्होंने बताया था, वॉ एंड नॉर्मन ने, इसमें रिट्रीवल का भी बताया। उसमें रिहर्सल बोला था कि केवल जब तक आपको प्राइमरी मेमोरी में ही रखना तब तक के लिए। यहाँ पर रिहर्सल क्या है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालने के लिए। उसमें फॉरगेटिंग केवल शॉर्ट टर्म मेमोरी से बताया था, इसमें सेंसरी मेमोरी से भी बताया है और लॉन्ग टर्म मेमोरी से भी बताया है। और इनके हिसाब से, एटकिंसन शिफ्रिन के हिसाब से, जो विजुअल जो है यानी कि आइकॉनिक मेमोरी जो है वो 0.5 सेकेंड की मैंने आपको बताया था, हाफ सेकेंड की। पर ऑडिटिव मेमोरी जो मैंने पहले 3 सेकेंड बताया था, ये जो है 4 to 5 सेकेंड्स बताते हैं, ये फ़र्क है। अब कई टाइप की मेमोरीज होती हैं, वो जो है हम देखते हैं। पहली एपिसोडिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी में क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो घटना है उसको जो है हम देख के समझ रहे होते हैं, कुछ भी हो सकती है घटना वो। जैसे कि कोई चीज़ आप कहीं गए, आप किसी सर्कस में देखा और वो चीज़ आपको याद रह गई, तो ये आपकी एपिसोडिक मेमोरी हो गई। इसी तरीके से जो है कोई भी इवेंट हुआ हो आपका जहाँ पे पर्सनल एक्सपीरियंस है, कोई स्पेसिफिक इवेंट जो आपको याद है सर्कमस्टांसेस की वजह से जिसमें आप इन्वॉल्व थे, वो एपिसोडिक मेमोरी है। तो ये जनरली जो है हमको नई इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग के लिए नहीं चाहिए होती, जब तक न्यू इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग के लिए अगर किसी वैसी सेम सिचुएशन दोबारा आ रही तब तो इसकी ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज इसकी कोई ज़रूरत इतनी नहीं पड़ती है। फिर होती है सीमेंटिक मेमोरी। सीमेंटिक मेमोरी जो है एब्स्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए होती है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब जिसे आप महसूस तो कर सकें लेकिन न छू सकते हैं, न देख सकते हैं, न दिखा सकते हैं। इस टाइप की जो बातें हैं वो एब्स्ट्रैक्ट होती हैं। जैसे किसी वर्ड का मीनिंग, जैसे मैंने बोला कि दुख, हैप्पीनेस, अब ये सब जो है एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें, आप समझ तो रहे हो लेकिन दिखा नहीं सकते हो कि ये रहा हैप्पीनेस या ये रहा दुख। तो इस टाइप की जो किसी चीज़ का अर्थ जो हम निकालते हैं एब्स्ट्रैक्ट में, वो सीमेंटिक मेमोरी है हमारी। तो सीमेंटिक मेमोरी जो है किसी एपिसोड से जुड़ी नहीं होती है। हमको चीज़ें याद तो होती हैं, जैसे मैंने बोला हैप्पीनेस, तो आपको मीनिंग पता है उसका, लेकिन मैं पूछूँ कि कब सीखा था हैप्पीनेस का मीनिंग, किसने सिखाया था, कहाँ सिखाया था, वो आपको याद नहीं होगा। लेकिन एपिसोडिक मेमोरी में वो चीज़ रहती है। एपिसोडिक मेमोरी में हमको चीज़ों की याद रहता कि हमारे साथ कब हुआ था, कहाँ हुआ था, क्या हुआ था। ये फ़र्क है एपिसोडिक और सीमेंटिक में। दूसरा जो है हमारे पास आता है डिक्लेरेटिव मेमोरी। तो जो भी चीज़ें हम बोल पाते हैं, कह के बता पाते हैं, कुछ भी चीज़ है वो, चाहे वो एपिसोडिक है या सीमेंटिक है, इससे कोई फ़र्क नहीं, वो जो है डिक्लेरेटिव मेमोरी है। जो भी आप कह के बता सकते हैं वो डिक्लेरेटिव मेमोरी है। फिर एक होता है प्रोसीजरल मेमोरी। प्रोसीजरल मेमोरी में क्या है कि हमको प्रोसेस पता है किसी भी चीज़ के करने का, वहाँ पे आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं लेकिन करके बता सकते हैं। जैसे साइकिल चलाना है, आपको साइकिल चलाने का प्रोसेस पूछे तो आप बता नहीं सकते हो, चला के दिखा दोगे कि ऐसे किया जाता है। तो वो एक तरह से इसको मसल मेमोरी भी कहते हैं, प्रोसीजरल मेमोरी को। तो वो हमारी प्रोसेस जो है हमारे को पता होता है कैसे करना है। फिर एक अगली चीज़ आती है लेवल ऑफ रिकॉल। तो जो हमको जो चीज़ें जो याद रहती हैं वो कैसे याद रहती हैं, डिपेंड करता है कि हमने किस तरीके से प्रोसेस की गई हैं। जैसे हम जितना डीपली प्रोसेस करेंगे उतना ही ज़्यादा हमको याद रहेंगे। जैसे मेरे 4 वर्ड आप स्क्रीन, जो लेवल ऑफ रिकॉल जो है ये P.I. ज़िनचेंको थे, इन्होंने बताया था इसके बारे में। जैसे 4 वर्ड हैं आपके सामने लिखे हुए, विंडो, हाउस, बिल्डिंग और फिश। अगर मैं पूछूं इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो मीनिंग के हिसाब से सबसे डिफरेंट है, तो आप बोलोगे फिश, कि बाकी के तो मीनिंग मिलते जुलते हैं। ये फिश बिल्कुल अलग चीज़ है, क्योंकि ये सब जो है इनमें से कोई भी चीज़ जो है जीवित नहीं है, लिविंग बीइंग नहीं है, ये लिविंग बीइंग है फिश। तो ये आप अलग कह रहे हो मीनिंग के हिसाब से। फिर मैं पूछूं
कंक्रीट कनेक्शन के हिसाब से बताओ कि इसमें से कौन से दो वर्ड हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं। तो आप जो है बोलोगे कंक्रीट कनेक्शन जो है वो किसका, विंडो और हाउस में, जो हाउस के अंदर विंडो होती है। तो ये जो है आपस में कंक्रीट कनेक्शन, मतलब मूर्त रूप में आप दिखा सकते हो, भाई देखो ये विंडो है, ये हाउस है, इसलिए ये आपस में कनेक्टेड है। फिर जो है एक लॉजिकल कनेक्शन। अगर मैं लॉजिकल कनेक्शन पूछूं तो हाउस और बिल्डिंग में लॉजिकल कनेक्शन है, क्योंकि हर बिल्डिंग जो है वो हाउस है। आप कोई सा भी हाउस जो है वो किसी न किसी तरह की बिल्डिंग है। तो लेकिन हर बिल्डिंग जो है हाउस हो ये जरूरी नहीं है। हर हाउस बिल्डिंग जरूर है लेकिन हर बिल्डिंग हाउस नहीं है। तो ये लॉजिकल एक कनेक्शन है इनमें। तो जितना हम डीपर लेवल पे जाते हैं, तो जैसे एक्सपेरिमेंट में हम लोगों को ऐसे वर्ड्स बताएं और उनसे रिकॉल करने के लिए बोलेंगे आप बताओ बाद में कि आपको कौन कौन से वर्ड हमने बताए थे। तो जो मीनिंग के आधार पे जो याद किए गए होंगे उनका रिकॉल कम होगा। कंक्रीट के कनेक्शन के हिसाब से जो वर्ड हमने उनको पूछे गए होंगे उनका रिकॉल मीनिंग वाले से ज़्यादा होगा, और सबसे ज़्यादा जहाँ पे लॉजिकल कनेक्शन है वो रिकॉल सबसे ज़्यादा होगा। तो इस तरह जो है आप पढ़ाई जब करते हैं तो जितने डीपर लेवल पे प्रोसेस करेंगे उतना आपको याद ज़्यादा रहेंगी चीज़ें। फिर जो है लेवल ऑफ प्रोसेसिंग जो हम बात कर रहे थे अभी, उसमें जो है सबसे पहले हमारा अटेंशन जाना जरूरी होता है। जब अटेंशन ही नहीं जाएगा तो हम उसको जो है याद रख नहीं सकते। आप उस क्लास में टीचर क्यों कहते हैं पे अटेंशन, क्योंकि अगर अटेंशन नहीं है तो याद होगा ही नहीं। फिर अटेंशन आने के बाद फिर हम कोडिंग करते हैं, फिर कोडिंग करने के बाद में रिहर्सल करते हैं, रिहर्सल करके जो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है, और जो काम की नहीं है वो फॉरगेटिंग हो जाती है। फिर एक चीज़ होती है सेल्फ रेफरेंस इफेक्ट। तो सेल्फ रेफरेंस इफेक्ट में क्या है, जहाँ पर भी हम पर्सनली इन्वॉल्व हैं जिन भी चीज़ों में, जैसे एपिसोडिक मेमोरी की मैंने बात करी थी, कोई भी चीज़ जो आपकी लाइफ में खुद आपके साथ में हुई है वो आपको सबसे बेस्ट याद होगी। तो इसीलिए अगर कोई चीज़ आप खुद एक्सपीरियंस करके सीखते हैं तो फिर जो है वो आपको सबसे ज़्यादा याद रहेगी। फिर एक आता है पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेसिंग। पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेसिंग में क्या है कि हम जो चीज़ें हमारे दिमाग में स्टोर्ड हैं वो जो है अलग अलग जगह स्टोर्ड रहती हैं लेकिन आपस में कनेक्टेड रहती हैं। तो हम जब कोई चीज़ एनकोड कर रहे हैं या रिट्रीव कर रहे हैं तो हर जगह जहाँ जहाँ वो स्टोर्ड है पैरेलली काम चल रहा है। ये नहीं कि पहले एक जगह होगा फिर दूसरी जगह होगा फिर तीसरी जगह, नहीं, सबका एक साथ में हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि आपका एक फ्रेंड मुझे मिला था, तो अब जितने भी फ्रेंड्स हैं उसकी मेमोरी आपके दिमाग में आनी शुरू हो जाएगी। जितने भी फ्रेंड वाले आपके न्यूरॉन्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। तो फिर मैं बोलूँ वो फ्रेंड जो टेनिस खेलता है, तो अब वो फ्रेंड आपके मेमोरी से हटने लग जाएंगे जो टेनिस नहीं खेलते हैं। जो टेनिस खेलते हैं आपके फ्रेंड, केवल वही जो है मेमोरी आप रिट्रीव करने की कोशिश करोगे। तो यानी एक्साइटेटरी किस चीज़ का हो रहा है, जो टेनिस खेलने वाले हैं। इनहिबिटरी किसका हो रहा है, जो टेनिस नहीं खेलते, उसका इनहिबिशन यानी सप्रेशन हो रहा है। और एक्साइटेशन यानी कि बढ़ाया किसको जा रहा है, जो टेनिस खेलते हैं। फिर मैंने आगे बोला वो जो फ्रेंड टेनिस खेलता है जिसके दाढ़ी भी है, तो अब जिसके दाढ़ी नहीं है वो इनहिबिट हो रही होगी मेमोरी, और जो दाढ़ी है वो एक्साइटेटरी हो रही होगी। फिर मैं बोलूँ कि वो जिसके पास में डोबरमैन है, तो अब डॉग तो कई फ्रेंड्स के पास में आपके होगा लेकिन जो है सबके पास में तो डोबरमैन नहीं होगा। तो आप जो है जिसके पास में डोबरमैन है उसके बारे में जो है सोचने लग जाएंगे कि जो अच्छा ये हो सकते हैं, उसमें हो सकता है कि किसी एक या दो के पास में हो, ज़्यादा के पास में भी हो सकता है। फिर मैं बोलूँ उसके पास में जो BMW कार है, तो अब हर वो फ्रेंड हट जाएगा जिसके पास में जो टेनिस नहीं खेलता है, जिसके दाढ़ी नहीं है, जिसके पास में डोबरमैन नहीं है और जिसके पास में BMW कार नहीं है। तो ये इनहिबिटरी सिग्नल्स चले गए उनको। एक्साइटेटरी कहाँ, उस फ्रेंड के पास में जिसके जो टेनिस खेलता है, दाढ़ी है और डोबरमैन डॉग है और BMW कार है। तो इस तरह से पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेसिंग एक साथ हो रही होती है। इसको एक एग्जांपल से और समझते हैं। जैसे मैं बोलूँ डॉग, तो आपके दिमाग में डॉग की एक छवि आएगी, लेकिन कोई वो स्पेसिफिक डॉग नहीं होगा। आपके दिमाग में होगा कि हाँ डॉग में क्या क्या होता है।
वो आपके दिमाग में होगा। तो वो आपको कैसे आ रहा है दिमाग में कि वो डॉग जो है कैसे कैसे हो सकता है? वो ऐसे आ रहा है कि आपने इतने सारे जो डॉग देखे हैं तो उसमें डॉग की जो है क्या खासियत होती है वो आपको पता है कि भाई जैसे पंजे होते हैं, पूंछ होती है डॉग की, आपको पता है। तो आप, लेकिन हर डॉग की तो सेम पंजे नहीं होते, सेम पूंछ नहीं होती है, तो आपको जो है अलग अलग तरीके के पंजे, अलग अलग तरीके के पूंछ जो है आ रही होगी दिमाग में। अब फिर सवाल होता है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ये आपके दिमाग में जो डॉग की फ़ोटो आ रही है ये कैसे आ रही है, वो ऐसे आ रही है कि आज तक जितने भी आपने अलग अलग टाइप के जो डॉग देखे हैं उनका जो भी आपने फीचर्स देखे हैं वो फीचर जो है आपके दिमाग में स्टोर होते हैं। स्टोर होते होते क्या हो गया कि आपके दिमाग में एक छवि बन गई कि अच्छा डॉग में जो ये चीज़ें होती हैं। तो अब आपके पास में दिमाग में एक डॉगनेस जिसे कह सकते हैं, वो आपके दिमाग में एक फ़ोटो है कि डॉग ऐसे हो सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई पर्टिकुलर जो है डॉग आपके जान पहचान का है, अगर मैं उसका नाम लूँ तो आपके दिमाग में स्पेसिफिक डॉग की ही फ़ोटो आएगी, बाकी सब सप्रेस हो जाएंगी कि डॉग में क्या क्या होता है। तो ये जो पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेसिंग है ये इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि एक मैथमेटिकल मॉडल की तरह जो है ये काम करता है। तो इसमें जो न्यूरल नेटवर्क है इनके रिलेशन हमको आपस में पता चल जाते हैं कि हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये ऐसे ऐसे हमको चीज़ याद आई। जैसे अभी मैंने आपको फ्रेंड वाला एग्जांपल दिया, डॉग वाला दिया, और इससे हर तरह की मेमोरी जो है वो एक्सप्लेन हो सकती है। तो इसलिए जो पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेसिंग जो है एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसके साथ ही हमारा आज का सेशन जो है ख़त्म होता है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी, लर्निंग एंड मेमोरी, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, थैंक यू वेरी मच।